10वीं के समस्त छात्रों को आज बारंबार नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक नरवर, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक नया पाठ जो कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट का गद्य खंड का पाठ है, बेल की बिक्री, एक कहानी है। इस कहानी को सियाराम शरण गुप्त ने लिखा है। ये जो है मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं। तो पहले मैं केंद्रीय भाव पढ़ूंगा। बेल की बिक्री कहानी का नाम है, क्या नाम है? बेल की बिक्री। बेल की बिक्री कहानी है। केंद्रीय भाव देखिए क्या है। केंद्रीय भाव में सियाराम शरण गुप्त ग्रामीण जीवन के चित्रण में सिद्धहस्त रचनाकार हैं। प्रस्तुत कहानी ग्रामीण जीवन में व्याप्त विभिन्न सामाजिक समस्याओं को अभिव्यक्त करती है। प्रस्तुत कहानी ग्रामीण जीवन में व्याप्त विभिन्न सामाजिक समस्याओं को अभिव्यक्त करती है, माने प्रकट करती है, सामाजिक समस्याओं को बताती है। ग्रामीण जीवन में फैली हुई सामाजिक समस्याओं को बताती है। मोहन ऋणग्रस्त सीमांत किसान है। शिबू उसका लड़का है। सेठ ज्वाला प्रसाद का कर्जदार यह परिवार बैलगाड़ी के सहारे जैसे तैसे अपनी गृहस्थी चला रहा था, किंतु दुर्भाग्य से एक बैल मर जाता है, जोड़ी टूट जाती है। शिबू इस दुर्घटना से अधिक प्रभावित होता है। वैसे ही उसका मन घर गृहस्थी में लग नहीं रहा था। वह एक बैल की देखभाल से भी जी चुराने लगा। साहूकार के दबाव के कारण शिबू बाजार में अपना बैल बेचकर घर लौटता है। मार्ग में उसे डाकू मिलते हैं। शिबू साहस के साथ डाकुओं का सामना करता है। डाकू लूट का धन वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। डाकू द्वारा लूटे पिटे लोगों में सेठ ज्वाला प्रसाद भी है। शिबू उन्हें बैल की बिक्री से प्राप्त धनराशि वहीं दे देता है। लेखक ने कहानी में ऋणग्रस्तता की समस्या को तो उठाया ही है, बैल के प्रति किसान की ममता का भी इसमें जीवंत उल्लेख है। साहूकार की हृदयहीनता और विपन्न किसान की दयनीयता के माध्यम से सामाजिक वैषम्य को प्रकट करती यह कहानी मानवीय करुणा को रेखांकित करती है। शिबू इस कहानी का केंद्रीय चरित्र है, जो अपने साहस के माध्यम से डाकुओं का प्रतिकार तो करता ही है, गांव के लोगों का भी विश्वास अर्जित कर लेता है। शिबू के व्यक्तित्व की तेजस्विता का निरंतर सार्थक विकास कहानी के मूल उद्देश्य को प्रकट करती है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ चेतनावान युवक को संवेदनशील ही नहीं बनाती, बल्कि उसे कर्तव्यबोध से भी अनुप्रमाणित कर देती है। वह बैल की बिक्री करने के बाद बैल से विलग होने की पीड़ा से पिघल जाता है। उसे लगने लगता है जैसे बैल उसका भाई तुल्य था। वह पिता के प्रति भी करुणादृत हो जाता है। करुणादृत यानी करुणा से दया से आदृत हो जाता है, दया से पिघल जाता है। आदृत होना माने पिघल जाता है, हो उठता है। शिबू के व्यक्तित्व का यह परिवर्तन उसके पिता पर साहूकार द्वारा किए गए अत्याचार की प्रतिक्रिया स्वरूप ही होता है। शिबू के व्यक्तित्व का यह परिवर्तन उसके पिता पर साहूकार द्वारा किए गए अत्याचार की प्रतिक्रिया स्वरूप ही होता है। शिबू के चरित्र के विभिन्न कोणों को भारतीय यह कथा रचना अपने मनोवैज्ञानिक प्रभाव में व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत करने वाली है। एक अकेले का साहस कभी कभी निर्बल भीड़ में भी शक्ति संचार कर देता है। शिबू का साहस इस रूप में भी सराहनीय है। संगठन के माध्यम से अन्याय का सार्थक प्रतिरोध भी कहानी के उद्देश्य में समाहित है। कहानी का अंत व्यंग की तीव्रता में होता है। शिबू ने अपने साहस के बल पर डाकुओं से अपने रुपयों की रक्षा कर ली, किंतु सेठ ज्वाला प्रसाद से वह इनकी रक्षा नहीं कर पाता है।
माने डाकुओं से तो रक्षा कर ली लेकिन ज्वाला प्रसाद से नहीं कर पाता है। ऋण ग्रस्तता की समस्या पर गहरा आघात करती है कहानी अपनी दृश्य रचनाओं और भाषा में ग्रामीण परिवेश को प्रकट करती है। प्रेमचंद की कथा परंपरा में रची यह कहानी अपनी प्रस्तुति में महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं क्या है। अब शुरू होती कहानी। कई साल से फसल बिगड़ रही थी। बादल समय पर पानी नहीं देते थे। खेती के पौधे अकाल वृद्ध होकर असमय ही मुरझा रहे थे। परंतु महाजनों की फसल का हाल ऐसा न था। बादल जो अपना हाथ खींचते, माने बादल जो बरसने से दूर हटते या नहीं बरसते, उनकी खेती में त्यों नए अंकुर निकलते। किनकी? महाजनों की, साहूकारों की। सेठ ज्वाला प्रसाद उन्हीं महाजनों में से थे। विधाता के वर से उनका धन अक्षय था, माने कभी नष्ट नहीं होता था। जिस किसान के पास पहुंच जाता जीवन भर उसका साथ न छोड़ता। अपने स्वामी की तिजोरी में निरंतर जाकर भी दरिद्र की झोपड़ी की माया उससे नहीं छोड़ी जाती। माने सेठ की तिजोरी में तो पहुंच ही जाता लेकिन दरिद्र के झोपड़ी भी नहीं छोड़ता था। ऐसा था ये साहूकार का धन। अब ऐसे में आगे देखिए। मोहन वर्षों से ज्वाला प्रसाद का ऋण चुकाने की चेष्टा में था, कोशिश में, परंतु चेष्टा कभी सफल ना होती थी। कोशिश कभी सफल ना होती थी। मोहन का ऋण दरिद्र के वंश की तरह दिन पर दिन बढ़ता ही जाता था। इधर कुछ दिन से ज्वाला प्रसाद भी कुछ अधीर से हो उठे थे। रुपए अदा करने के लिए वे मोहन के यहाँ आदमी पर आदमी भेज रहे थे। समय की खराबी और महाजन की अधीरता के साथ मोहन को एक चिंता और थी। वह थी जवान लड़के शिबू की निश्चिंतता। माने निश्चिंत था, उसे कोई चिंता नहीं थी घर बार की। उसे घर के काम काज से कोई सरोकार ना था। मैंने शिबू को, मोहन के लड़के को घर के काम काज से कोई मतलब ना था, इसलिए उसको लिखा सरोकार ना था। बिल्कुल ही ना था, यही नहीं कहा जा सकता। भोजन करने के लिए यथा समय उसे घर आना ही पड़ता था। उसे सही समय पर आना ही पड़ता था। बाप मजदूरी के पैसे लाकर किस जगह रखता है? मजदूरी के पैसे लाकर किस जगह रखता है? तो ये मजदूरी, इसके ऊपर दृष्टि रखनी पड़ती थी। पता मिल जाने पर बीच में उन्हें सफाई के हाथ से उड़ाना भी पड़ता था। ऐसे ही और बहुत काम थे। 2-4 बार उसे बैलगाड़ी किराए के लिए चलानी पड़ी थी। संभव है यह बेगार चलकर और अधिक करनी पड़ती, परंतु हाल ही में यह संभावना भी असंभव हो गई। अचानक एक दिन 2-4 घंटे की बीमारी से हाल ही में उसका बैल चल बसा था। किसका? मोहन किसान का। इस प्रकार ईश्वर ने उसके स्वच्छंद विचरण में, किसके स्वच्छंद विचरण में? शिबू के स्वच्छंद यानी स्वतंत्र घूमने फिरने के पथ में, रास्ते में एक सुविधा और कर रखी थी कि बैल मर गया। घर वालों के साथ उसका वही संबंध जान पड़ता था जो खेती के साथ उन बादलों का होता है जिनके दर्शन ही नहीं होते। यदि कभी हुए भी हैं तो आए हुए धान्य को खेत में ही सड़ा देने भर के लिए, धान्य माने अन्न को। परंतु बादल चाहे जैसी शत्रुता रखें, खेती के लिए उनसे प्यारी वस्तु और कोई नहीं होती। मोहन भी शिबू का विचार इसी दृष्टि से करता था। सोचता था अभी बच्चा है, हमेशा ऐसा ही थोड़े रहेगा। जब वह शिबू की कोई बात आई गई कर जाता तब उसे अपने मृत पिता की याद आ जाती। उसने भी अपने पिता को कम नहीं खिजाया था। पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का सबसे बड़ा साधन कदाचित बच्चे को प्यार करना ही है। शिबू का यथेच्छाचार क्षमा करते समय प्रायः मोहन का हृदय गदगद हो उठता था।
उस दिन कलेवा करके शिबू बाहर निकल रहा था। मोहन ने पीछे से कहा, लल्लू। शिबू जा रहा था, लड़का था उसका, कलेवा करके निकल रहा था। मोहन ने पीछे से कहा, उसके पिता ने मोहन ने, कि लल्लू, आज मुझे एक जगह काम पर जाना है, बैल की सार साफ करके तुम उसे पानी पिला देना। शिबू ने पिता की ओर मुड़कर कहा, मुझसे यह बेगार ना होगी, मुझे भी एक जगह जाना है। मोहन जानता था कि कांच की तरह सीधी गर्मी दिखाकर इसे झुकाने की इच्छा रखना मूर्खता है। मोहन जानता था कि कांच की तरह इसे सीधी गर्मी दिखाकर इसे झुकाने की इच्छा रखना मूर्खता है। विनती के स्वर में बोला, बेटा मुझे काम है, नहीं तो तुमसे क्यों कहता। कौन बहुत देर का काम है। शिबू उसी तरह अविचल कंठ से बोला, थोड़ी देर का काम हो या बहुत देर का, मुझे वाहियात कामों की फुर्सत नहीं है। मोहन झुंझला पड़ा, क्रुद्ध होकर बोला, कैसा है रे, बैल को पानी पिलाना वाहियात का काम बताता है। किसानी ना करेगा तो क्या बाबू बनकर डाक खाने में टिकट बेचेगा। ठीक तो कहता हूँ, नाराज क्यों होते हो। कितनी बार कहा इसे बेच दो, अकेला बंधा बंधा खा रहा है। सार साफ करो, पानी पिलाओ, भूसा डालो, इधर से उधर बांधो, उधर से इधर। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। किसी काम आता तो बात भी है। चुप रहे, ये मोहन ने चिढ़कर कहा। चुप रहे, डांट कर। घर में जोड़ी ना होती तो इतनी बातें बनाना ना आता। घर में जोड़ी ना होती तो इतनी बातें बनाना ना आता। बैल किसान के हाथ पैर होते हैं, एक हाथ टूट जाने पर कोई दूसरा भी कटा नहीं डालता। मैं इसका जोड़ मिलाने की फिक्र में हूँ। तू कहता है बेच दो, दूर हो, जहाँ जाना हो चला जा, मैं सब कर लूँगा। जा तो रहा हूँ, ये शिबू ने कहा। मैं कुछ ऐसा दबेल नहीं हूँ, ये भी शिबू ने कहा। जा तो रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा दबेल नहीं हूँ। हंसकर कहता हुआ शिबू घर के बाहर हो गया। मोहन कुछ देर ज्यों का त्यों खड़ा रहकर बड़बड़ाता हुआ उठा और जाकर बैल को थपथपाने लगा। शिबू ने उसकी जो अवज्ञा की थी, किसकी, उसके पिता की, मानो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए अपने हृदय का समस्त प्यार ढालने लगा। किस पर, बैल पर, बैल पर ढालने लगा। उस दिन मोहन ने सार की सफाई और अच्छी तरह से की। बैल को पानी पिलाने ले गया तो सोचा इसे नहला दूं। उजड्ड लड़के ने बैल का जो अपमान किया था उसे वह उसके अंतर स्थल तक से धो देना चाहता था। लड़के ने जो बैल का अपमान किया था उसे अंतर स्थल तक धो देना चाहता था। नहला चुकने पर अपने अंगोछे से पानी पोंछा। बांधने की रस्सी को भी पानी से धोना ना भूला। सार में बांध कर भूसा डाला। तब भी मन की ग्लानि दूर ना हुई तो भीतर जाकर रोटी ले आया और टुकड़े टुकड़े करके उसे खिलाने लगा। वह कहा करता था कि जानवर अपनी बात समझा नहीं सकते, परंतु बहुत सी बातें आदमियों से अधिक समझते हैं। इसलिए वह अनुभव कर रहा था कि बैल उसके प्रेम को अच्छी तरह हृदयंगम कर रहा है। हृदयंगम मैंने हृदय में उतार रहा है। इस तरह आज इतना समय लग गया जितना ना लगना ना चाहिए था। इस तरह आज इतना समय लग गया जितना लगना ना चाहिए था। यह बात उसे उस समय मालूम हुई जब ज्वाला प्रसाद के आदमी ने आकर बाहर से पुकारा, मोहन है। ज्वाला प्रसाद के आदमी ने आकर पुकारा, मोहन है। मोहन सुनकर सन्न सा खड़ा रह गया। उसे शिबू पर गुस्सा आया। अगर वह पाजी बैल का उसार कर देता तो वह इस आदमी को घर थोड़े ही मिलता। संकित मन से बाहर निकलकर बोला, कौन? रामधन भैया, आओ कुछ खा पी लो। रामधन भैया, कुछ खा पी लो। रामधन ने रुखाई से कहा, हमें फुर्सत नहीं है, इसी दम मेरे साथ चलो। तुम जैसे छंटे हुए आसामी से भी किसी का पाला ना पड़ा होगा। आसामी मन आदमी। तुम्हारे पीछे फिरते फिरते पैरों में छाले पड़ गए, परंतु मालिक साहब के दर्शन ही नहीं होते। मोहन ने देखते ही समझ लिया मामला ठीक नहीं है। चुपचाप भीतर से लाकर अंगोछा कंधे पर डाला और उसके पीछे हो लिया। रास्ते में मोहन ने फसल खराब होने की बात शुरू की।
किसानों का गुजारा किस तरह हो रहा है इस बात की ओर संकेत किया। एक पैसे का सुविधा भी नहीं है, यह भी स्पष्टतः कहा। रामधन मुंह भारी किए हुए सुनता रहा, मानो उसके मुंह में भी छाले पड़ गए थे। किसके? रामधन के। जब उत्तर देना नितांत आवश्यक हो गया तब संक्षेप में कह दिया, मालिक से कहना। मोहन ने कहा, हमारे मालिक तो उसने कहा रामधन ने। चुप रहे दुष्ट, रामधन ने कहा। कहने का अभिप्राय यह था कि मालिक मैं नहीं हूँ। उच्चारण भंगिमा का अभिप्राय यह था कि मालिक हूँ तो मैं। बड़ी देर की बकबक लगाए हैं। चुका नहीं सकता तो कर्ज लिया ही किस लिए था। रामधन के साथ वह ज्वाला प्रसाद की कोठी पर जा पहुंचा। ज्वाला प्रसाद ने अपने स्वर में संसार भर का प्रभुत्व भरकर कहा, वादे बहुत हो चुके, अब हमारे रुपए अदा कर दो, नहीं तो अच्छा ना होगा। मोहन ने कहा, मालिक की बातें खाने को मिलता नहीं, रुपए कहाँ से आए? बातों ही बातों में ज्वाला प्रसाद की जीभ की ज्वाला बेहद बढ़ उठी। मूर्ख, बेईमान आदि जितनी उपाधियों से एकदम वह निरीह मंडित हो उठा। वह बेचारा मंडित होता। मूर्ख, बेईमान आदि जितनी उपाधियों से एकदम वह निरीह गरीब बेचारा मंडित हो उठा। मोहन घर ना जा सका। रुपए अदा कर दो और चले जाओ, बस इतनी ही बात थी। शिबू ने तीसरे पहर घर आकर देखा, धद्धा नहीं है। मालूम हुआ सवेरे ज्वाला प्रसाद के आदमी के साथ गए थे। दोपहर की रोटी खाने भी नहीं आए। शिबू झपाटे के साथ घर से निकलकर ज्वाला प्रसाद के यहाँ जा पहुँचा। पिता को मुंह सुखाए पसीने पसीने एक जगह बैठा देखा। बोला, चलो आज रोटी नहीं खानी है, ऐसा कहा। आवाज़ सुनकर दूर से ज्वाला प्रसाद ने कहा, कौन है शिबुआ? दाम लाया या यूं ही लिवाने आ गया? शिबू ने अपने कर्कश कंठ को और भी कर्कश करके कहा, अपनी रुपट्टी लोगे या किसी की जान? अरे कुछ तो दया होती। बूढ़े ने सवेरे से पानी तक नहीं पिया। तुम कम से कम 4 दफ़े भोजन ठूंस चुके होगे। मोहन लड़के का ढंग देखकर घबरा उठा। बोला, अरे ढोर, कुछ तो समझ की बात कर। किससे किस तरह बोलना चाहिए? आज तक तुझे यह शऊर ना आया? शऊर मने मैनर्स, है ना? मैनर्स नहीं आए? ना आने दो। चलो उठो, मैं तुम्हें यहाँ कसाई की गाय की तरह मरने ना दूंगा। रामपुर की हाट में सोमवार को बैल बेचकर इनकी कोड़ी पाई चुका दूंगा। कहकर शिबू ने पिता का हाथ पकड़ा और उसे झकझोरता हुआ साथ ले गया। ज्वाला प्रसाद हतबुद्धि होकर माने मूर्ख सठ बुद्धि होकर मरी बुद्धि होकर ज्यों के त्यों बैठे रहे। उन्होंने शिबू के जैसा निर्भय आदमी ना देखा था। उनके मुंह पर ही उन्हें कसाई बनाया गया। गुस्से की अपेक्षा उन्हें डर ही अधिक मालूम हुआ। वे भी उसी हाट में रामपुर जा रहे थे। आजकल डाकुओं का बड़ा जोर था। वह शिबू भी कहीं डाकुओं में तो नहीं है? कैसा ऊंचा पूरा हष्टपुष्ट पट्टा है। बोलने में किसी का डर नहीं, चलने में किसी का बंधन नहीं। दिन भर फिर किसी काम में ज्वाला प्रसाद का मन नहीं लगा। बार बार उसका तेज तृप्त चेहरा उन्हें याद आता रहा। किसका? तेज तृप्त चेहरा याद आता रहा। 2 दिन में ही ऐसा जान पड़ने लगा मानो मोहन बहुत दिन का बीमार हो। दिन भर वह बैल के विषय में ही सोचा करता। रात को उठकर कई बार बैल के पास जाता। दिन में और लोगों के सामने अपना प्रेम
पूर्ण रूप से प्रकट करते हुए उसे संकोच होता था। रात के एकांत में उसे अवसर मिलता, बेल के गले से लिपटकर प्रायः वह आंसू बहाने लगता। यदि कभी शिबू उसका यह आचरण देख लेता तो उसे ऐसा जान पड़ता मानो वह कोई अपराध कर रहा हो। कौन? शिबू। हाट जाने के एक दिन पहले उसने शिबू से कहा, एक बात बेटा मेरी मानना, बैल किसी भले आदमी को देना जो उसे अच्छी तरह से रखे। 2-4 रुपए कम मिले तो ख्याल ना करना। शिबू बिगड़ कर बोला, तुम्हारी तो बुद्धि बिगड़ गई है। जब देखो बैल बैल की रट लगाए रहते हो। मैं मर जाऊं तो भी शायद तुम्हें बैल के जितना रंज ना हो। मैं मर जाऊं तब भी तुम्हें शायद बैल के जितना रंज ना हो। बैल जिए या भाड़ में जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। जो ज़्यादा दाम देगा मैं उसी को बेच दूंगा। हमारा ख्याल कौन रखता है? मैं भी किसी का ना रखूंगा। उस कसाई के रुपए उसके मत्थे मार दूं, मैं तो इतना ही चाहता हूँ बस। मोहन चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर बाद एक गहरी सांस लेकर वहाँ से हट गया। जिस समय बैल की रस्सी खोलकर शिबू हाट के लिए जा रहा था, वहाँ मोहन ना था। किसी काम के लिए जाने की बात कहकर वह पहले ही बाहर चला गया था। अब कहानी का दूसरा भाग है। चलिए दूसरे भाग में देखते हैं। शिबू बैल बेचकर शिबू घर लौट रहा था। रुपए उसकी अंटी में थे तो भी आज उसकी चाल में वह तेजी नहीं थी जो जाते समय थी। माने अंटी मतलब उसके जो धोती पहन रखी थी उसमें बांध रखे थे उसने रुपए, उसको अंटी बोलते हैं, है ना जाने कितनी बातें उसके भीतर आ जा रही थी। बैल के बिना उसे सूना सूना मालूम हो रहा था। आज के पहले वह यह बात किसी तरह न मानता कि उसके मन में भी उस क्षुद्र प्राणी के लिए इतना प्रेम था। मनुष्य अपने आप के विषय में जितना अज्ञानी है, कदाचित उतना और किसी विषय में नहीं है। बार बार उसे बैल की सूरत याद आती, उसके ध्यान में आता मानो विदा होते समय बैल भी उदास हो गया था। उसकी आंखों में से आंसू छलक आए थे। किसकी? बैल की में से। बैल का विचार दूर करता तो पिता का सूखा हुआ चेहरा सामने आ जाता। बैल और पिता मानो एक ही चित्र के दो रुख थे। लौट फिरकर एक के बाद दूसरा और उसके सामने आ जाता था। उसका पिता इस बैल को कितना प्यार करता था। उसे अनुभव होने लगा कि वह बैल उसका भाई ही था। एक ही पिता के वात्सल्य रस से दोनों पुष्ट हुए थे। जो पिता जानवर के लिए इतना प्रेमातुर हो सकता है, वह उसके लिए ना जाने क्या करेगा। सोचते सोचते उसका हृदय पिता के लिए आर्द्र हो उठा। हाय, वह अब तक अपने ऐसे स्नेहशील पिता को भी ना पहचान सका। उसके हृदय का औद्धत्य आज अपने आप पराजित हो गया। माने औद्धत्य माने उद्दंडता। उसके हृदय की रूखापन आज अपने आप पराजित हो गया। घने वन की छाती पर पत्थर की पक्की सड़क दोनों ओर के वृक्षों की छाया का उपभोग करती हुई निर्जन और बस्ती की परवाह न करके बहुत दूर तक चली गई थी। दूर दूर तक आदमी का चिन्ह तक दिखाई ना देता था। बीच बीच में कुछ हिरन छलांगे मारते हुए सड़क पार कर जाते थे। अचानक शिबू ने देखा एक जगह बहुत सी बैलगाड़ियां ढीली हुई हैं, माने छोड़ी हुई हैं। एक ओर की निर्जनता के आधार पर ही दूसरी ओर की सघनता अविलंबित है। मानो यही दिखाने के लिए ऊंची सड़क के दोनों ओर लगातार नीची खंदकें चली गई थी। 200-300 आदमी उन खंदियों में चुपचाप दूर तक श्रेणीबद्ध बैठे हुए थे। शिबू ने समझा सड़क पर साहूकार के आदमी हैं, कुछ वसूल कर लेने के लिए इन आदमियों को परेशान कर रहे थे। साहूकार का विचार आते ही उसका गर्वित हृदय विद्रोही हो उठा। विचारों की श्रृंखला छिन्न भिन्न हो गई। वह तेजी से चलने लगा। कौन है? खबरदार खड़ा रहे। ये किसने कहा? कौन है? खबरदार खड़ा रहे। डाकुओं ने, डाकुओं में से किसी ने कहा। शिबू ने देखा पुलिस
के सिपाहियों की पोशाक में बंदूकें लिए हुए 5 आदमी हैं, मुंह कपड़े से तरह बांधे हुए हैं। अब ये कहानी का अगला भाग मैं अगले वीडियो में दूंगा क्योंकि बड़ा हो गया।